नमस्कार। आज घर से निकलते ही एक अजब ही दृश्य दिखा। एक बिल्ली चूहे के साथ खेल रही थी और बड़ा ही रोचक वो दृश्य था। ऐसे ही रोचक नज़ारा छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो रहा है। कभी ईडी तो कभी सीबीआई खेल रहे हैं। भूपेश बघेल को शायद खिलौना बना दिए हैं। भूपेश बघेल जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ये चूहे और बिल्ली का खेल भी कुल मिलाकर वैसा ही नजर आ रहा था। भूपेश बघेल अब और तब कब गिरफ्तार होंगे, राजनीतिक गलियारों में इसके कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है वो भी हमें समझ में आ रही है कि किस तरह से फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले में बीते 4 मार्च को भूपेश बघेल बरी तो हुए, लेकिन आने वाली 4 अप्रैल को भी क्या वो बरी हो जाएंगे, ये समझने वाली बात है। क्योंकि इस मामले में सीबीआई ने रिवीजन पिटीशन फाइल की है। सुनवाई होगी और एक मीडिया घराने को सबूत के रूप में सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो ये दावा करेगा कि वो भूपेश बघेल ही थे जो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुबह सुबह अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वो बेहद ही अश्लील और फर्जी सेक्स सीडी बांट रहे थे, जिसमें चेहरा उस समय के मंत्री राजेश मूणत का लगाया गया था। यदि ये मामला भी चल निकला तो भूपेश बघेल के लिए परेशानियां कम नहीं होगी, लेकिन जिन कारणों से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वहां लगता है कि भूपेश बघेल का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा हुआ है। धड़कनें तो पहले ही बढ़ी हुई थी, लेकिन अब उन्हें यकीन हो रहा है कि शायद उनकी जल्दी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि अब उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें कोई खिलौना बना दिया गया है। इससे कुछ हो ना हो, कांग्रेस की तो खूब फजीयत हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अभी भी कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। हालांकि अलग बात है कि पहले की तरह उन्हें फ्री हैंड नहीं मिला हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं, पंजाब के प्रभारी बना दिए गए हैं, लेकिन 16 दिनों के भीतर जिस तरह से 2 बड़ी केंद्रीय एजेंसियों ने उनके घर में छापेमारी की और अब उनके पुराने ओएसडी आशीष वर्मा को जिस तरह से 5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद जो कागजात जब्त किए गए हैं, वैसे जब्तियां तो पहले भी हुई है। हालांकि भूपेश बघेल वो सही जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि वो मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह सिर्फ अपनी बातें रखते हैं। केंद्रीय एजेंसियां आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। यदि कुछ जानकारी भी देनी होती है तो एक्स के माध्यम से एक छोटी सी पोस्ट आती है और मीडिया के अलग अलग माध्यम उसे अपने ढंग से परिभाषित करने में लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ की पुरानी भूपेश बघेल सरकार ने जो घोटाले किए, उस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर उनका जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। 33,700 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भी वो याद दिला रहे थे कि कैसे पुरानी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जमकर घोटाले किए। कांग्रेस के राज में यहाँ विकास का काम नहीं हो पाता था, और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। जब विकास की बात होगी तो उन घोटालों को भी याद किया जाएगा जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध रहा। इस वक्त छत्तीसगढ़ जब अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, यानी अपने जन्म के 25वें वर्ष को सेलिब्रेट करने जा रहा है, तो विकास के साथ साथ स्वाभाविक रूप से वो काला अध्याय घोटाले का भी याद किया जाता रहेगा। वैसे भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के बारे में छत्तीसगढ़ भाजपा के एक बेहद ही जिम्मेदार शख्सियत से जब मैंने बात की, तब उन्होंने साफ तौर पर किया वक्त आने पर वो भी होगा, लेकिन वक्त कब आएगा ये हम अभी बताने की स्थिति में नहीं है। इस मामले में हमारी उत्सुकता लंबे समय से बनी हुई है। हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर सारी बातों को जब समझने की कोशिश की, तब हमें बहुत ज्यादा हैरानी तब हुई जब 10 मार्च को भूपेश बघेल के ईडी ने छापेमारी की थी। वो मामला शराब घोटाले का था। वैसे भूपेश बघेल अभी तक शराब घोटाले वाले मामले में सीधे तौर पर आरोपी भी नहीं है, न ही उनके कोई करीबी सूत्र जो जेल में बंद हैं या जो जेल के बाहर भी हैं, वो भूपेश बघेल का सीधे तौर पर नाम ले रहे हैं। लेकिन शराब घोटाले मामले में एक गजब का टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। जहां आरोपी जेल में बंद है तो वो मांग करने लगे, खासकर इस मामले के किंग पिन अनवर ढेबा ने मांग की थी कि जो कंपनियां शराब बनाती है, जो हमें सप्लाई करती थी, जो नकली शराब हम सप्लाई किया करते थे नकली होलोग्राम के माध्यम से, उन कंपनियों को पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। कोर्ट ने ये मांग मान ली। अब शराब निर्माता कंपनियां भी आरोपी बन चुकी हैं। ये वही शराब निर्माता कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के लिए गवाह का काम कर रही थी। लेकिन भूपेश बघेल के लिए एक अच्छी बात है कि जो गवाही देने वाले थे वो भी अब आरोपी हैं। वैसे शराब घोटाले मामले में
पूरी दुनिया अच्छी तरह से जान चुकी है कि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के सिस्टम इस तरह से नहीं चलता। और जिस तरह से एक समानांतर पैरेलल शराब नीति चल रही थी, अलग अलग काउंटर बनाए गए थे और जिस तरह से डेली का कैश में कलेक्शन होता था, ये करोड़ों का कलेक्शन कहाँ जाता था, इसकी पड़ताल करने वाली ईडी जैसी एजेंसियों ने पाया कि ये तगड़ा इन्वेस्टमेंट जमीन और दूसरी प्रॉपर्टी में हुआ है। भूपेश बघेल की जहां जहां रिश्तेदारी है, जो जो उनके करीबी हैं, उनके ठिकानों पर पहले ही छापेमारी हो चुकी है। हालांकि कुछ छापेमारियां अन्य मामलों में हुई थी, महादेव सट्टा वाले मामले में हुई थी, लेकिन जब कोई आरोपी कई तरह के अपराधों में लिप्त रहे तो एक छापेमारी से भी काम चल जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब 10 जून को भूपेश बघेल का छापेमारी ईडी ने कर ही ली, तो सीबीआई ने 14 घंटे तक वहां क्या किया, इस बारे में भूपेश बघेल बाहर निकलकर मीडिया को वैसे ही समझा रहे थे जैसे वो पहले समझाते रहे हैं। कई प्रश्नों का उत्तर भूपेश बघेल के पास नहीं है कि आखिर क्या कारण रहा कि सौम्या चौरसिया, जो उनकी बेहद खासम खास रही, वर्ष 2011 से लेकर 16 तक दुर्ग जिले और पाटन में एसडीएम के पदों पर रही। 5 साल तक दुर्ग जिले में उनकी ये पोस्टिंग और खासकर पाटन में उनकी पोस्टिंग, जहां भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से भूपेश बघेल की सौम्या चौरसिया से कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियां हो जाती है। और वही सौम्या चौरसिया जो बीते 28 महीनों से लगातार जेल में बंद है, उन्हें लेकर कई तरह की बातें उठती रही। लोग प्रश्न खड़ा करते रहे कि सौम्या चौरसिया के ऊपर भूपेश बघेल इतना मेहरबान क्यों थे, जिन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक जमानत रद्द करते हुए 1 लाख रुपए का फाइन किया। तब वहां मीडिया के अलग अलग सूत्रों ने सौम्या चौरसिया के जुड़वे बच्चे को लेकर भी कई प्रश्न खड़ा किए। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब ड्यूटी के दौरान उन्होंने मातृत्व अवकाश नहीं लिया और ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, और खासकर जुड़वा बच्चे होने के बावजूद जब उन्हें जमानत नहीं मिली, जिन कारणों से जमानत नहीं मिली वो कारण वाकई में इतने प्रभावी होंगे कि ढेर सारे महंगे महंगे वकील भी सौम्या चौरसिया की जमानत नहीं करवा पा रहे हैं और भूपेश बघेल भी इस मामले में कोई खास प्रयास नहीं कर रहे हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जब सौम्या चौरसिया जेल गई थी, तब भूपेश बघेल की ओर से एक प्रतिक्रिया आई थी कि तब उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा था, जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। 2000 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया के साथ भूपेश बघेल कितनी ताकत से लड़ रहे हैं, और क्या भूपेश बघेल जैसा दिखते हैं मीडिया के सामने वैसा ही हैं, या वो अंदर से डरे हुए हैं, परेशान हैं, और उनकी गिरफ्तारी नहीं होने से किसको ज्यादा फायदा हो रहा है। राजनीतिक पंडित इस पर भी गुणागणित लगा रहे हैं, लेकिन गहराई से यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिन दिनों भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब सुपर सीएम बनी सौम्या चौरसिया ने मीडिया घरानों के साथ सेटिंग कर कौन पत्रकार स्टेट हेड बनेगा, प्रमुख पदों पर रहेगा, यहाँ भी सौम्या चौरसिया की चलती थी। क्योंकि जनसंपर्क विभाग से जितना भारी भरकम विज्ञापन मीडिया के उन घरानों को दिलवाया जाता था, तो वहां मीडिया घराने के मालिक भी सुपर सीएम की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। उन दिनों सुनील नामदेव का एक प्रकरण काफी चर्चित रहा। आज तक जैसे एक प्रमुख टीवी चैनल के बरसों बरस तक वो प्रमुख संवाददाता रहे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उनकी तूती बोला करती थी। भूपेश बघेल से भी उनके मीडिया के माध्यम से अच्छे ताल्लुकात रहे। कई वीडियो हैं भूपेश बघेल के उनके साथ, लेकिन जैसे हालात बदले और सुनील नामदेव ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ न्यूज टुडे नामक अपने न्यूज चैनल के माध्यम से उन खबरों को दिखाया जो मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल और खासकर सौम्या चौरसिया को पसंद नहीं आया, तो उनके घर पर उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। नया रायपुर में स्थित इस मकान की तस्वीर आप आज भी देख सकते हैं। सुनील नामदेव को एक बार नहीं बल्कि 2 बार जेल में डाला गया। दूसरी बार जब उन पर गिरफ्तारी की गई, तब नारकोटिक का मामला बनाया गया। पूरी दुनिया समझ रही थी कि किस तरह से मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती रही। एक पत्रकार जिसने तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना खड़ा किया था, 2-3 कमरों के अपने मकान के अलावा एक छोटा सा कमर्शियल उद्देश्य से उन्होंने कोई फार्म हाउस जैसा बनाया था, उस पर जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई और जिस तरह से जेल में उन्हें प्रताड़ना दी गई, उसके बाद बारी सुनील नामदेव की थी। सुनील नामदेव ने जेल से बाहर आने के बाद ईडी की गिरफ्त में आई सौम्या चौरसिया से जो प्रश्न किए थे वो आज भी चर्चित हैं। आप गौर से चंद सेकंड में सुनील नामदेव के प्रश्नों पर गौर करें, उनकी भाव भंगिमा पर गौर करें। आप देख सकते हैं सौम्या चौरसिया को इस वक्त। सौम्या जी कुछ कहना चाहती हैं? सौम्या जी कुछ कहना चाहती हैं?
देखिए सौम्या चौरसिया को, छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। सौम्या चौरसिया बन ठन के खड़ी है। देखिए भ्रष्टाचार की मूर्ति को देखिए। छत्तीसगढ़ की आम जनता का पैसा खाने वाली इस औरत को देखिए। इसका नाम है सौम्या चौरसिया। ईडी की फोन टेपिंग भी कराई थी। पत्रकारों को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी इस महिला ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस महिला का नाम सुनते ही भाग पड़ते थे। जरा गौर से देखिए इस महिला को। इसका नाम है सौम्या चौरसिया, भ्रष्टाचार की मूर्ति। इसके चारों भाई भी ईडी की गिरफ्त में जल्द आने के आसार हैं। भ्रष्टाचार से रंगी इस महिला को देखिए, सौम्या चौरसिया को देखिए आप। आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर देखिए इसके इशारे पे नाचते थे। किस तरह से अब ये ईडी ने इसको धर दबोचा है। देखिए लिफ्ट में डाल के इस भ्रष्टाचारन को ले जाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की मूर्ति को देखिए छत्तीसगढ़ की। लोकतांत्रिक भारत में तानाशाह का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन जिस तरह की डिक्टेटरशिप और तानाशाही भूपेश बघेल अपने शासनकाल में चला रहे थे और मुख्यमंत्री रहते कुछ पुराने पापों को दबाने की कोशिश की जा रही थी। उसमें से फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले में जहां भूपेश बघेल साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे थे, तब 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने एक चालाकी भरा निर्णय लिया। सितंबर 2018 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब उन्होंने जानबूझकर जमानत नहीं ली। हालांकि 27 सितंबर 2018 को उन्हें विशेष अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया उसका फायदा उन्हें हुआ। वो मुख्यमंत्री बनाए गए। आज जब भूपेश बघेल की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है तो पुराने अनुभव के कारण राजनीति के कोई बड़े वाले जानकार उनकी गिरफ्तारी नहीं चाहते, लेकिन भूपेश बघेल जितने दिन भी बाहर रहेंगे गिरफ्तार नहीं होंगे। इतना तो तय है कि कांग्रेस की छवि भी खराब होगी। भूपेश बघेल का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीधा तौर पर हस्तक्षेप है, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए नजर आ रहा है। शराब और महादेव सट्टा वाले मामले में तो साफ तौर पर आरोपी बन चुके हैं भूपेश बघेल, लेकिन कोयला घोटाले वाले मामले में अभी कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी भी कोल घोटाले वाले मामले में हुई है, जबकि भूपेश बघेल के कुछ पुराने सहयोगी अलग अलग कारणों से जेल में हैं, जैसे टामन सिंह सोनवानी उनके सचिव हुआ करते थे। सीजीपीएससी वाले मामले में उन्होंने जो रंगत दिखाई वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन आम जनता अच्छी तरह से समझती है कि बिना राजनीतिक वरद हंस के इस तरह का महापाप हो ही नहीं सकता था। ऐसे घोटालों में बंद कुछ आरोपियों ने खुलकर अब नाम लेना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे वो टूट रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से 2021 से 23 के बीच महादेव सट्टा वाले मामले में खुलकर पैसों का बंदरबाट होता था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री एडवोकेट नरेश चंद्र गुप्ता ने कई बार पत्र लिखकर सीबीआई को बताया कि किन किन अधिकारियों को कितने कितने पैसे मिलते थे। पत्र में दी गई जानकारी के बाद सीबीआई ने भी उन स्रोतों को मजबूत किया, जिससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री के निवास में ही सीधे तौर पर पैसे पहुंचाए जाते थे। जिन जिन आईपीएस अधिकारियों का नाम सीबीआई को मिला उनके यहाँ छापेमारी हुई। खासकर अभिषेक पल्लव जैसे खुद को साफ सुथरा बताने वाले अधिकारी भी गिरफ्तारी की संभावना से परेशान हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईओडब्ल्यू ने मार्च 2024 में जो चार्जशीट पेश की थी उसमें साफ तौर पर बताया था सौरभ चंद्राकर और उनके गुर्गे दुबई में अभी तक 120 विला खरीद चुके हैं। ये लोग महादेव सट्टा के अलावा रेड्डी अन्ना बुक, फेयर प्ले जैसे एप्पल के लिए चेकर्स का काम करते हैं, जिनके लिए उनकी गैंग को पर्याप्त मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। दरअसल ईडी और ईओडब्ल्यू और एसीबी ने पैनल चलाने वाले गिरोह को ही दबोचना शुरू किया था, लेकिन बड़े रसूखदार सफेद पोश भूपेश बघेल जैसे लोगों के यहाँ सीबीआई ने छापेमारी की। जब से मामला सीबीआई को हैंडओवर हुआ है, वहाँ कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता जो भूपेश बघेल के करीबी थे अच्छी तरह से जानते हैं पैसों का इन्वेस्टमेंट कहां हुआ है। सौम्या चौरसिया तो रंगे हाथों पकड़ी गई, लेकिन सौम्या चौरसिया जैसे और भी कई लोग हैं जिनके नाम पर बेनामी संपत्तियां बनाई गई। ऐसी संपत्तियों की जानकारी गुप्त सूचना के आधार पर सीबीआई के पास भी पहुंच रही है और सीधे हमारे पास भी पहुंच रही है, क्योंकि महादेव सट्टा के विरुद्ध हम लगातार खबरों को दिखा रहे हैं, लगातार हमारी पड़ताल चल रही है। कई गुमनाम लोग हमसे भी संपर्क कर रहे हैं। दरअसल महादेव सट्टा के जो सर्वे सर्वा बने हुए हैं, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी जैसे लोग
दुबई में बैठे हैं। दुबई में उनकी प्रत्यार्पण की कार्रवाई के बारे में एजेंसियां भी कोई जानकारी नहीं दे रही है। बीच बीच में ऐसी खबरें उड़ाई जाती है, चलाई जाती है कि सौरभ चंद्राकर डिटेन किया गया है, प्रत्यार्पण जल्दी होगा। दरअसल ऐसी खबरें एक योजना का हिस्सा है। देर सवेरे सौरभ चंद्राकर भी गिरफ्तार होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान और कर्नाटक के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को कोई अज्ञात मारकर चला जा रहा है। वो अज्ञात पता नहीं चल पा रहा है। मौजूदा समय में केंद्र की एजेंसियां जिस तरह से काम करती है वो पहले हो हल्ला नहीं करती। अब जो आने वाले समय में होने जा रहा है वहां भी हल्ला नहीं होगा, चुपचाप कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा भूचाल आएगा। हो सकता है भूपेश बघेल की गिरफ्तारी भी इसी भूचाल का हिस्सा हो। देश और समाज को बर्बाद करने में बेईमान नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है, बेईमान सिस्टम का हाथ है। कश्मीर फाइल फिल्म का एक मशहूर डायलॉग रहा कि सरकार भले हमारी है लेकिन सिस्टम उनका चलता है। क्या अभी भी सिस्टम उनका चलता है जो देश और समाज के विरुद्ध काम करते हैं? ऐसे लोगों पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती है, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब बुरे लोग हावी होते हैं तो वहाँ देश और समाज का अहित होता है। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।